प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आपका अपने चैनल लॉर्ड विनायक क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पार्ट फर्स्ट में हमने इसका देखा था वन शॉट रिवीजन में, यानी कि एनी फ्रैंक तक का यानी कि हमने कर लिया था। जो आज पार्ट जो है हमारा, यानी आगे से हम इसको फर्स्ट फ्लाइट का कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद पोइट्री का आएगा और फिर उसके बाद उसमें आएगा आपका फुटप्रिंट्स का और ग्रामर का। तो 2 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चैप्टर हमारा है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है तो ध्यान करें, पुरानी बुक से था। तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसके जो की फैक्ट्स क्या है तो हमें ये समझना है। इसके की फैक्ट्स में हम जाएंगे बच्चों, तो इसको ध्यान से समझना है। यही चीज पढ़ करके जाना है, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाली है। शॉर्ट आंसर से लेके लॉन्ग क्वेश्चन तक के भी आपको इन्हीं फैक्ट से आंसर बना लोगे, ठीक है। तो देखिए कि ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में पहला चैप्टर था आपका अ बेकर फ्रॉम गोवा। अ बेकर फ्रॉम गोवा ये चैप्टर था आपका, इसे ध्यान रखेंगे। और ये बेकर फ्रॉम गोवा था, ये लिखा गया है लूसियो रोड्रिग्यूज के द्वारा। लूसियो किसके द्वारा? रोड्रिग्यूज के द्वारा। यानी कि इस चैप्टर का नाम आपको लर्न होना चाहिए, इसका पूछ सकता है। यानी कि हु रोट द लेसन या चैप्टर अ बेकर फ्रॉम गोवा, या हु इज द नरेटर ऑफ दी, ठीक है, चैप्टर। यानी इस चैप्टर का नरेटर कौन है, तो इसका आंसर आपको ये लिखना है बेटा। ध्यान कर लेना, नोट कर लेना इसको और आंखों में बसा लीजिए। आपके मात्र 4 वीडियो आपका पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। इसी को समझना है, आपको देखना है क्या कह रहे हैं। आगे समझते हैं कि इसके की फैक्ट्स क्या है। तो बाकी स्टोरी हम पढ़ी चुके हैं। तो पुर्तगाली जो है ना, यानी कि जो जो कुर्ग लोग थे, यानी कहने के लिए पुर्तगाली जो लोग हैं वो गोवा में जो थे ना, किसके लवर थे, तो उन्हें क्या चीज पसंद थी, तो दे वर लवर ऑफ ब्रेड। आंसर कर देंगे आप, क्या कर देंगे, लवर ऑफ ब्रेड। की पॉइंट एंड मैन ये है आपका, ठीक है। जो लोग के यानी कि जो ब्रेड थी, पाव भाजी जो होती है ना, उसके ये शौकीन थे, ठीक है। कौन? पुर्तगालीज, ठीक है। और दोज ईटर ऑफ ब्रेड हैव नाउ गॉन बट इट मेक्स स्टिल एग्जिस्ट। अब देखो इसकी लाइन का क्या अर्थ है, इसे समझना है कि इसमें क्या कह रहा है कि दोज ईटर, दोज मींस वे लोग, कौन से लोग, जो ब्रेड खाने के शौकीन है ना, वो हैव नाउ गॉन, अब जो जा चुके हैं। जो पुर्तगाली जो थे शौकीन थे खाने के, यानी कि जो बनाते थे, वो तो जा चुके हैं, बट इट्स मिस्टेक स्टिल एग्जिस्ट। लेकिन जो आज भी जो ब्रेड है ना हमारी, पाव भाजी, तुमने शादियों में देखा होगा पाव भाजी बनती है ना, ब्रेड बनती है। तो उनकी जो ब्रेड है ना वो आज भी बनाई जाती है। यानी वो खाने वाले तो चले गए, वो बनाने वाले तो चले गए, लेकिन कि उनका अस्तित्व जो आज भी कायम है, ठीक है। एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व में होना, ठीक है, इन प्रेजेंट में होना। अगला पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, इसे समझना है। ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, राइटर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लूसियो रोड्रिग्यूज क्या कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, बचपन के डेज, दिनों के दौरान। द नरेटर कौन है हमारा, ये है, ठीक है, लूसियो रोड्रिग्यूज। वो क्या कह रहा है, बेकर यूज्ड टू बी देयर फ्रेंड। तो हमें क्या बता रहा है राइटर, नरेटर हमें क्या बता रहा है कि बचपन के दिनों में जो बेकर होते थे ना, डबल रोटी बनाने वाले होते थे, जो बेचने वाले होते थे, वो कौन होते थे, उनके मित्र थे। क्यों थे? क्योंकि वो उनके घर पर आया करते थे। यानी कि कौन से कितने बार आते थे, 2 बार। एक तो जब वो बेचने के लिए जाते थे, बेकर जब बेचने के लिए जाता था, जब गली में आता था। दूसरी बार कब, जब वो अपनी पाव भाजियों को, ब्रेड्स को बेच करके वापिस अपने घर लौटता था, ठीक है। 2 बार उससे मीट होती थी, ठीक है, मुलाकात। इसके बाद में और वो कौन बता रहा है, कंपेनियन एंड गाइड। तो यानी कि राइटर के लिए बेकर कौन था, उसका मित्र था और उनके साथी थे और गाइड थे। 3 पॉइंट आपको लर्न कर लेने हैं, ठीक है। इसमें से क्या लर्न करना है, लोव्स ऑफ ब्रेड, और इसमें से क्या करना है, फ्रेंड, कंपेनी एंड गाइड। अब आगे समझते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है बेटा। अगला पॉइंट क्या है, द बेकर केम ट्वाइस अ डे। देखो अभी जस्ट मैंने अभी बताया, वही लाइन यहाँ पर आई कि बेकर, नरेटर हमें इस कहानी में क्या बताता है कि जो बेकर है ना, वो दिन में 2 बार आता था, ट्वाइस। कितनी बार आता था, ट्वाइस, यानी 2 टाइम्स। आंसर ध्यान कर लेना, ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स आता था। कब आता था, वंस इन मॉर्निंग, एक तो सुबह को आता था जब वो बेचने के लिए, और दूसरी बार कब आता था, अगेन वाइल रिटर्निंग, जब वह लौटता था होम, घर, यानी बेकर अपने घर लौटता था।
आफ्टर फिनिशिंग इज सेलिंग, जो अपनी जो सेलिंग है ना, बिक्री है, यानी सारी लोब्स को, ब्रेड्स को बेचने के बाद, टोकरी को खाली करने के बाद जब वो घर लौटता था अपने, जब हुआ। ऐसा क्यों था? क्योंकि उसका घर, यानी कि राइटर का जो नरेटर का घर है ना, उसके रास्ते में पड़ता था, इसीलिए वो 2 टाइम्स हो जाता था। ठीक है, जैसे आपका घर हो और मैं आपके घर जिस गली में है उस गली से मैं एक बार जाऊं पढ़ाने के लिए और दूसरी बार उस स्कूल से रिटर्न होकर के आऊं, समझ रहे हो ना। इसी तरह से जो है ना, बेकर 2 बार आता था, एक कब आता था? वंस इन मॉर्निंग और सेकंड टाइम यानी रिटर्न होते हुए। 2 आंसर हो गए, रिटर्निंग एंड गोइंग कर सकते हो, वंस इन मॉर्निंग एंड अगेन वाइल रिटर्निंग। 2 इतना आगे से लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आगे समझते हैं बच्चों, क्योंकि 1 शॉट चल रहा है, इसमें थोड़ा जल्दी हमें करना है। और द जिंगलिंग थर्ड ऑफ द बेकर्स बैम्बो, यहां पर क्या करते हैं? वॉक अप द स्लीपिंग चिल्ड्रन। तो इस कहानी में हमने पढ़ा था, तो राइटर ने क्या बताया था बीच में, यानी कि द जिंगलिंग, जिंगलिंग का मतलब होता है झंझन की आवाज, जैसे छन 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 ऐसे होता है ना, तो झंझन की जो आवाज है ना। और थर्ड, थर्ड का मतलब क्या होता है? धक धक, ऐसे बांस से हम ठोके ऐसे खट 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 ऐसे करके, तो जिंगलिंग साउंड। ठीक है, जिंगलिंग जो थर्ड थी, जो साउंड थी बेकर के बैम्बो की, बैम्बो का मतलब क्या होता है? बांस, बांस की आवाज क्या कर देती थी? वॉकअप, जगा देती थी। क्योंकि सुबह ही सुबह मान के 6 बजे 5 बजे या 6:30 बजे का टाइम हो मॉर्निंग में, तो बच्चे क्या करते हैं? सोते रहते हैं। लेकिन जब उनकी आवाज होती थी खट 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 इस तरह से, तो राइटर क्या कह रहा है? वो उन्हें जगा देती थी। कब? कैसे? स्लीपिंग चिल्ड्रन, सोते हुए बच्चों को, स्लीपिंग चिल्ड्रन। ठीक है, जीरन यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आ रहा है इसमें, करया करके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाए बीच में, तो वो जीरन फॉर्म क्या होती है? यानी पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो सोते हुए बच्चों को, यानी कि उस बेकर की बैम्बो की आवाज, यानी कि जिंगलिंग साउंड जो है क्या कर देती थी? जगा देती। अब एक उसमें पॉइंट आ जाएगा कि कौन सी साउंड, कि कौन सी साउंड बच्चों को जगा देती थी या नरेटर को जगा देती थी। ये ना दे करके यहाँ कह दे स्लीपिंग नरेटर, यहाँ नरेटर दे दे, क्या दे दे? नरेटर वर्ड दे सकता है पेपर में। तो आपको क्या करना है? जिंगलिंग, जिंगलिंग थर्ड ऑफ बैम्बो, आंसर ये होगा बेटा, ध्यान कर लेना, जिंगलिंग थर्ड ऑफ बैम्बो, बेकर्स बैम्बो। ठीक है, यही आंसर होगा मैन इसका, और कोई साउंड का नहीं आए तो गलत हो जाएगा। अगर ओनली साउंड वर्ड दिया हो और बाकी कुछ नहीं दिए हो तो फिर साउंड लिखेंगे नहीं, अन्यथा आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा। अब आगे समझते हैं, द लोब्स वर डिलीवर्ड। तो राइटर ने हमें एक कहानी जब हमने पढ़ी थी, तो राइटर ने हमें क्या बताया था? लोब्स यानी कि जो डबल रोटियां होती थी ना, पाव भाजी जो होती थी, उसको डिलीवर यानी कि डिलीवर किया जाता था, पहुंचाया जाता था। किनके द्वारा? किनको? टू दी सर्वेंट्स ऑफ द हाउस, जो घर के नौकर होते थे ना, उन नौकरों को यानी कि लोब्स जो है पाव भाजी दी जाती थी। तो देखो सर्वेंट्स, आंसर आ जाएगा सर्वेंट। ठीक है, तो नरेटर स्वयं नहीं देता था, यानी कि उसके घर में जो नौकर थे उन्हीं को वो बेकर जो है ना देता था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, यानी कि लोब्स किनको दी जाती थी? सर्वेंट को दी जाती थी, घर के जो नौकर होते थे उनको। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट देखेंगे, द चिल्ड्रन वुड पीप इनटू द बेकर्स बास्केट। तो आपने कहानी जब पढ़ी होगी तो उसने देखा होगा, क्या देखा था? हमने सुना था, पढ़ा था कि जब वो बेचने के लिए आता था, नौकर वहां लेते थे, खरीदते थे। जैसे आपके घर पर कोई आए, सब्जी वाला आता है, तो छोटे छोटे बच्चे ना उस ठेल के पास में एकत्रित हो जाते हैं। ऐसे ही राइटर क्या कह रहा है कि हम जो बच्चे थे ना वहां एकत्रित हो जाते थे, खड़े हो जाते थे, और क्या करते थे? वो हमें हटाता, तो हम जो छोटी सी 4 दीवारी होती थी ना, उससे झांक करके, ऐसे करके चढ़ करके पीछे से दीवार से हम झांक करके, पीप इनटू का मतलब होता है झांकना। क्या होता है? झांकना। ठीक है, झांकना यानी इस तरह से झांकना किसी चीज में। ठीक है, बेकर्स बास्केट किस में झांकते थे? जो बेकर की जो बास्केट होती थी ना, टोकरी, उस टोकरी में झांकते थे, और वो टोकरी किसकी भरी होती थी? फॉर दी ब्रेड बैंगल। अब क्वेश्चन बन जाएगा कि राइटर यहीं से, देखो बेटा क्वेश्चन है आपके लिए और आंसर भी इसी में, कि बच्चे यानी कि बेकर की टोकरी में क्यों झांकते थे? वाई डिड, समझ रहे हो ना, वाई डिड दी चिल्ड्रन पीप इनटू द बेकर्स बास्केट, यानी यहां पर आ जाएगा वाई डिड, ऐसे करके आ जाएगा। और इसके बाद में या वुड आ जाए, या वुड दिया हुआ है तो यहाँ वुड दे सकता है, वो कुछ भी आ जाए वर्ब, उससे कोई हेल्पिंग वर्ब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर होगा फॉर दी ब्रेड बेंगल्स,
बच्चे तो भाई मीठी जो ब्रेड होती है ना, डबल रोटी, उन्हीं को खाने के लिए चाहते थे, इसीलिए वो झांकते थे कि हमारे लिए इसमें है या नहीं है ना। तो आंसर ये हो जाएगा बेटा। देखो इसमें से की फैक्ट कौन सा हो गया, इसको लर्न कर लेना कि पुर्तगाली किसके शौकीन थे, लवर ऑफ ब्रेड के थे। ठीक है, कितनी बार आता था, ट्वाइस आता था। कितनी बार आता था, ट्वाइस, एक बार दिन में यानी मॉर्निंग में और एक बार रिटर्निंग में, राइट। इसके बाद में बच्चे क्यों झांकते थे, यानी कि ब्रेड बैंगल्स के लिए झांकते थे, राइट बेटा, समझ में आ रहा है। हाँ, इसके बाद समझते हैं बच्चों, इसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए। अब इसके बाद में क्या हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ। अगला की फैक्ट क्या कर रहा है इस चैप्टर का, द चिल्ड्रन वुड ईट ब्रेड विद हॉट टी। अब यहाँ पर समझ लीजिए, तो हमने पढ़ा था बच्चे जो उन ब्रेड को किससे खाते थे, गर्म चाय से। ये किताब में भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन पूछ सकता है कि हॉट टी से, किससे, गर्म चाय से। उसमें एक वर्ड आया था, क्या मालूम, उसी से ये आंसर क्वेश्चन बना है। की पॉइंट कि हम क्या कहते हैं, ब्रश भी नहीं करते थे अपने टीथ को। क्यों नहीं करते थे, क्योंकि उसने एक उदाहरण दिया था, किसका दिया था, टाइगर का। जब एक टाइगर जो है ब्रश नहीं करता है, फिर भी उसके दांत इतने साफ रहते हैं, चमकीले रहते हैं, तो हम क्यों करें, क्योंकि गर्म जो चाय होती है ना, वो स्वतः ही क्या कर देती है, मुंह को साफ कर देती है, हॉट टी। ठीक है, इसीलिए तो यहाँ आंसर बन गया, बच्चे जो खाते थे ना टी को, ब्रेड को किससे खाते थे, हॉट टी के साथ में खाते हो। वैसे भी आप जानते हो उसी के साथ खाई जाती है। अब आगे समझते हैं, नॉर्मल सा आंसर है द मैरिज वर। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था कि मैरिज वर कैसी थी, इनकम्प्लीट विदाउट द पॉपुलर बॉल ब्रेड। अब यहाँ समझना, तो हमने चैप्टर पढ़ा था कि अगर शादी में अगर वहां पर कोई सैंडविच नहीं है, ठीक है, ब्रेड नहीं है, तो वो शादी कैसी है, एंगेजमेंट कैसी थी, इनकम्प्लीट मानी जाती थी, उसमें कोई स्वाद नहीं होता था, यानी उसमें कोई आनंद नहीं था, ठीक, उस शादी में। तो इसीलिए यहाँ पर दिया था मैरिज वर इनकम्प्लीट। शादी क्यों अधूरी थी, होती थी, क्योंकि विदाउट पॉपुलर बोल। जो बोल साहब की क्या है, एक मिठाई है, समझ रहे हो ना, ये स्वीट का नाम है, ये समझ लेना। जैसे शादियों में बनाते हैं ना, जैसे ईसाई जो लोग होते हैं तो क्रिसमस के दौरान बनाते हैं ना, इसी तरह ये बोल जो क्या है, एक मिठाई का नाम है, तो बोल ब्रेड के कारण। ठीक है, आगे समझते हैं। वॉलिनहास वॉज अ मस्ट, ठीक है, ड्यूरिंग क्रिसमस। क्रिसमस के दौरान, जैसे मैंने अभी बताया था, तो वॉलिनहास भी क्या है, एक स्वीट का नाम है। ठीक है, ये भी क्या है, आवश्यक रूप से क्या होती है, आवश्यक होता है ना क्रिसमस के दौरान। जब क्रिसमस का फेस्टिवल हम मनाते हैं तो वॉलिनहास की बनाया जाता है, स्वीट बनाई जाती है, एंड ऑल अदर फेस्टिवल, और अन्य अवसरों पर भी। तो ठीक है, इसके बाद में देखते हैं अगला क्या है, बेकर वॉर। ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट आ रहे हैं। तो बेकर्स वॉर, ये जो बेकर होते हैं ना, वो क्या पहनते थे, पर्टिकुलर नी लेंथ फ्रॉक नॉन एज कवाई। ठीक है, जो बेकर होते थे वो एक ड्रेस पहनते थे, जिस ड्रेस को किसके नाम से जाना जाता है, कवाई के नाम से। किसके नाम से, कवाई के नाम से। यानी कि ये कितनी होती है, यानी कि घुटनों तक। जैसे आप कैवरी पहनते हैं ना, कैवरी से थोड़ी इतनी नीचे, और समझ लो, ठीक है, तो कैवरी से थोड़ी नीचे होती है, उसी को बोलते हैं कवाई। यानी सिर से यहां से लेकर के एक फ्रॉक सी होती है पूरी। जैसे आपने रेस्टोरेंट्स में देखा होगा, बावर्ची जो होते हैं भोजन बनाते हैं, तो उनके वो कोट सा पहने हुए होते हैं, उसी को बोलते हैं। क्लियर। अब इसके बाद समझते हैं, तो कवाई बेकर को, यानी कि ठीक है, और बेकर जो किस नाम से जाने जाते थे, पैडर के नाम से। बेकर को किस नाम से जाना जाता था, पैडर। तो बेकर जो है ना, बेकर ये कौन थे, पैडर थे। ठीक है, पैडर, ठीक है, ये ध्यान करना, बेकर कौन थे, पैडर के नाम से। अब आगे समझिए कि बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल। तो बेकिंग क्वेश्चन आ जाएगा कि बेकिंग कैसा प्रोफेशन था, व्यवसाय था। प्रोफेशन का मतलब होता है व्यवसाय, बिजनेस। ठीक है, क्या होता है, बिजनेस। ठीक है, बिजनेस। तो किस तरह का था, प्रॉफिटेबल था, कैसा था, लाभदायक था, बेनिफिटेबल था, लाभदायक व्यवसाय था। बेकर हैड अ प्लम फिजिक टेस्टिफाइंग। और जो बेकर्स होते थे, जो तो उनका जो होता है ना, मोटा ताजा चुस्त शरीर, ऐसा था। टू दिस, इसके लिए वो इसका प्रमाण है। ठीक है, फिर टेस्टिफाइंग का मतलब होता है प्रूव, ठीक है, प्रमाण करना। आगे बेकर कलेक्टर देयर बिल्स, कहां पर, कब इकट्ठा करते थे, एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में। जब महीना समाप्त हो जाता था, जब वो बिल लेने के लिए आते थे, यानी कि उधार खाता चलता था। और इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, क्या होता था
कि जो बिल लिखे जाते थे ना, तो दीवार पेंसिल से जैसे मान लो ये दीवार है, इस दीवार पर वॉल पर ये क्या है, वॉल है, और इसी पर हिसाब किताब कर दिया जाता कि यानी कि 10 ब्रेड्स, अब डेट डाल देते कितनी की 19 2 ऐसे 25 है, इस तरह से डेट डाल दे, और महीना जब जैसे होता था यहाँ पर उन दीवारों से जोड़ करके हिसाब बता दिया जाता था कि इतना आपका अकाउंट हो गया, इतना आपका पैसा बन गया। अब देखिए इसमें से, तो इसमें से जो चैप्टर में से जो महत्वपूर्ण की पॉइंट थे वो मैंने कर दिए। तो ठीक है, हाउ इज बेकर इंपॉर्टेंट टू दी गोवा, गांव पीपल के लिए क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, ये ब्रेड बनाते हैं। ठीक है, क्लियर आंसर इसका। अब आगे समझते हैं इसका बेटा, इसमें क्या कह रहा है आगे के, देखिए अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन हो गया, इसमें से यही इंपॉर्टेंट था, तो इस तरह से आप बता देंगे। ठीक है, और उदाहरण किसने दिया था, शेर का दिया है उसमें, ये भी हो गया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से पेपर में क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, कुर्ग, ये कुर्ग नामक जो है ना इसका चैप्टर है, आप देखेंगे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट सेकंड है। पहला हो गया कौन सा, अ बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा से। अब इसमें देखेंगे कुर्ग, तो कुर्ग का क्या है, इसमें लोकेश एब्रोल द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, लोकेश एब्रोल द्वारा ये लिखा गया बच्चों, है ना। तो इसकी की फैक्ट्स क्या है ये समझ लो। और मैं आपको बता दूं कि कहानी नहीं सुननी है, आपको एक की फैक्ट्स पढ़ने हैं, एक बार दो बार भैया, आपसे फिर कह रहा हूं 4 वीडियो दूंगा और 4 वीडियो में आपका सारा पेपर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में उसका लेके आएंगे हम, पोइट्री का लाएंगे, और आपकी दूसरी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लाएंगे, और एक ग्रामर का लाएंगे। गारंटी दे रहा हूं ग्रामर की वो शॉर्ट ट्रिक आपको दूंगा कि बस जो आपका एरर डिटेक्शन होगा ना कि भाई इसमें ये गलती आ रही है, ये चीज नहीं मिल रही है, इसके साथ में तो ये आती है, बस ये करना है, देखो शूट करना है क्वेश्चन को, आंसर को बता देना है, ये ट्रिक मैं दूंगा आपको। अब देखते हैं कुर्ग और कोडागू, बात समझ रहे हैं, 16 इयर्स एक्सपीरियंस है बेटा, अभी हम इसमें नए फील्ड में आए। ठीक है, तो सारा ज्ञान आपको मिलेगा। तो कुर्ग के बारे में बात करना, कुर्ग और कोडागू, जो कुर्ग है ना, कोडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि व्हाट इज कुर्ग, या कोडागू का दूसरा नाम क्या है, कुर्ग का दूसरा नाम क्या है, कोडागू, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये क्या है, कुर्ग क्या है, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिला, हिंदी में जिला बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये कहां पर पड़ता है, कर्नाटक में, ये कर्नाटक राज्य का एक छोटा सा जिला है, और जो क्या है, इज अ हेवनली प्लेस, एक ये स्वर्ग के समान, ये क्या है, स्वर्ग के समान एक स्थान है, समझ लो धरती पर कोई स्वर्ग है तो इस तरह से आप कह सकते हैं कुर्ग है ये। ठीक है, कश्मीर है एक हमारा, ठीक है, कश्मीर के बाद में ये पड़ता है। द बेस्ट सीजन, अब देखो यहाँ पर कुर्ग किसके लिए फेमस है, ये ध्यान कर लेना, कुर्ग किसके लिए फेमस है, यानी कि मसालों के लिए, कॉफी के लिए, कॉफी प्लांटेशन के लिए। तो कुर्ग इज फेमस, अगर हम बात करें कुर्ग की तो ये फेमस है किसके लिए बेटा, फेमस है प्रॉम्प्टेड है किसके लिए, कॉफी के लिए, कॉफी के लिए और मसालों के लिए, है ना, स्पाइसेस के लिए, है ना, मसालों के लिए, कॉफी के लिए फेमस है। क्वेश्चन आ जाए तो आंसर कर लेना इसको। और देखिए अगर आप कुर्ग घूमना जाना चाहते हो ना, कुर्ग के लिए राइटर ने हमें क्या बताया है कि कुर्ग जाने का सबसे बेहतरीन मौसम कौन सा होता है, हमें किस मौसम में यात्रा करनी चाहिए कुर्ग की, तो वो है सितंबर का मंथ। कौन सा मंथ है, सितंबर से लेकर के मार्च तक का, कहां से लेकर सितंबर टू मार्च, ध्यान कर रहे हो ना, ये दो, यानी कि सितंबर के महीने से जर्नी शुरू होती है और मार्च के महीने तक आप वहां जाकर के खूब अच्छे से घूम सकते हैं, वहां कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगला की पॉइंट हमने देखो बेटा इसमें पढ़ा है कि ये क्वेश्चन आ जाएगा कौन से महीने में यात्रा की जा सकती है, इसमें पीपल लिविंग देयर आर प्रोबेबली द डिसेंडेंट ऑफ अरब। देखो एक क्वेश्चन बन जाएगा, जो कुर्ग के लोग हैं ना, ये कुर्ग के जो लोग वहां पर जो कुर्ग में जो रहने वाले जो लोग हैं, ये पीपल जो हैं कैसे हैं, प्रोबेबली का मतलब होता है संभवतः, पॉसिबली। ठीक है, संभवतः कैसे हैं, द डिसेंडेंट, डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज, यानी कि वंशज, इनका वंश कहां से चला है,
यानी कि उनके परदादा दादा यानी पहले पूर्वज कहाँ से हैं, यानी अरब के थे या ग्रीक से। राइट बात है, क्योंकि कि जब आपने देखा होगा उसका सिकंदर की सेना जब लौटी थी ना इंडिया से, तो यानी कि एक भाग जो दक्षिण की ओर चला गया था, साउथ की तरफ, तो वहां के जो सैनिक थे ना वहीं पर रह गए और उन्होंने वहीं के लोगों के साथ में अपने संबंध बना लिए और वहीं पर वो महिलाओं से शादी की, अपने रिश्ते बनाए, इसीलिए उनके जो वंशज क्या कहलाएंगे, यानी कि अरब के, ठीक है, या ग्रीक के, ठीक है, या तो अरब से थे या कुर्ग से थे। क्योंकि ये बात हमें कब कैसे पता चलती है, उनके पहनावे से, जो एक कोट सा पहन लेते हैं, कमरबंद लगा लेते हैं, है ना, और टोपी सी यानी लगा लेते हैं फेटा सा, तो इससे कमर बेल्ट जो होती है यहाँ पर कमर में, तो इससे हमें उनकी पहचान पता चल जाती है। आगे देखते हैं बेटा, आगे तीसरा पॉइंट क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पॉइंट की फैक्ट मिल गया, ठीक है, और ये की फैक्ट मिल गया, ये क्या है, कर्नाटक का एक छोटा सा स्थान है, फेमस किस लिए है, कॉफी के लिए है, ये भी हमने बता दिया, और स्पाइसेस के लिए है, ठीक है, मसालों के लिए, ठीक है। कुर्ग किसके लिए फेमस है, इसके लिए। और क्या है, डिस्ट्रिक्ट छोटा सा कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कोडाबू जो कल्चर है ना, देयर कल्चर इज अपैरेंट इन देयर मैटेरियल ट्रेडिशन। जो कुर्ग के जो लोग हैं ना, इन कुर्ग के लोगों की जो संस्कृति, जैसे हम हिंदू हैं, हमारी हिंदू संस्कृति है, सिख हैं तो सिख संस्कृति हमारी कल्चर होगी, मुस्लिम है तो मुस्लिम कल्चर होगी, तो यानी कि जो इस तरह से हमारी जो कल्चर है ना वो चीजें देखो, तो ऐसे ही जो कुर्ग के जो लोग हैं, क्योंकि ये ग्रीक से संबंध रखते हैं, अरब से संबंध रखते हैं, तो इनकी कल्चर भी तो वैसी ही होगी ना, क्योंकि हमारा पहनावा सब कुछ उन्हीं जैसा है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है बेटा, इसे समझना है आपको कि देयर कल्चर अपेरेंट, अपेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट होना, क्लियर होना, क्या होता है, क्लियर होना, दिखाई पड़ना। इन देयर मार्शियल, मार्शियल ट्रेडिशन का मतलब होता है लड़ाकू परंपरा में, तो यानी कि जो बहादुर होते हैं, लड़ाकू, ठीक है। और मैरिज, और इनकी संस्कृति हमें किसमें रखती है, शादियों में, विवाह शादी, जैसे हिंदुओं में 7 फेरे होते हैं, मुस्लिमों में कबूल होता है, ठीक है, और जो हमारे पंजाबी भाई बहन होते हैं उनमें वहां पर पढ़ा जाता है, ठीक है, शादी निकाह पढ़ा जाता है इसी तरह से। और रिलीजियस राइट्स, और इनकी जो धार्मिक जो राइट्स है ना, परंपराएं हैं, उनमें इनकी हमें संस्कृति की झलक दिखाई पड़ती है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, ध्यान कर लेना कि देयर कल्चर हमें कहां पर अपैरेंट होती है, तो आंसर हो जाएगा मार्शियल ट्रेडिशन, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स में। ये पॉइंट आपको जो छोटे छोटे ये समझ लेना, इनको मिल जाएंगे ना, ट्रेडिशन परंपरा होती है, मैरिज शादी होती है, और धार्मिक रीति रिवाज जो होते हैं, राइट्स का मतलब होता है रीति रिवाज, वो हमें दिखाई देता है। कोडाबूज वियर, अब देखो कोडाबू कैसे इनकी हमें पता पड़ जाएगी, कोडाबू है, तो इसका आंसर देखो बेटा, आंसर ये मिल जाएगा, कोडाबूज वियर पहनते हैं, ठीक है। कोडाबू जो लोग होते हैं, जो कुर्ग के जो लोग होते हैं, वो क्या पहनते हैं, एक लंबी लॉन्ग ब्लैक एंड एम्ब्रॉयडर्ड कोट का, एम्ब्रॉयडर का मतलब होता है कढ़ाईदार, जिस पर बुनाई कढ़ाई होती है ना, अच्छी अच्छी प्रिंटिंग होती है, उसे बोलते हैं कढ़ाईदार, यानी जिस पर क्या हो, डिजाइन हो, ठीक है, कढ़ाईदार, कढ़ाईदार, ये समझ लेना, कढ़ाईदार होता है इसका मतलब कोट। और कॉल्ड जिसे कुपिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुपिया, ठीक है। तो यानी कि इसको जो कोडाबू लोग पहनते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो कौन सी ड्रेस पहनते हैं, कुपिया पहनते हैं। तो कुपिया कैसी होती है, एक लंबी काली और कढ़ाईदार कोट होता है, ठीक है, इसका आंसर ही हो गया, राइट। समझ में आ गई तीसरी बात, कुपिया क्या होती है, एक लंबा काला और कढ़ाईदार कोट होता है कुपिया, ठीक है। आगे समझते हैं, द कुर्ग रेजिमेंट। और हमने चैप्टर में पढ़ा था कि कुर्ग जो भारत की जो कुर्ग रेजिमेंट है ना सेना में, जैसे जाट रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, समझ लो ना, सिख रेजिमेंट, ठीक है, राजपूत रेजिमेंट, ऐसे ही कुर्ग रेजिमेंट है सेना में, तो इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट है, सबसे अच्छी सुसज्जित रेजिमेंट है इन इंडियन आर्मी में, ठीक है। तो ये अलग पॉइंट हो गया आपका। कोडाबू द ओनली पीपल इन इंडिया, ठीक है। अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोडाबू आर द ओनली पीपल, यानी कि इंडिया में, ठीक है, भारत में ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें परमिटेड है, अनुमति है, टू कैरी फायर आर्म्स, बंदूक ले जाने की, विदाउट लाइसेंस, बिना लाइसेंस। अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में कहीं जा रहे हो ना, तो आप अपने साथ में गन ले जाओगे तो उसका लाइसेंस आपको साथ में ले जाना पड़ेगा। लेकिन कोडाबू के जो लोग हैं ना, कुर्ग के जो लोग हैं, ये कोडाबू, इनको इंडियन गवर्नमेंट ने क्या दे रखी है, अनुमति दे रखी है कि भाई
तुम अपने साथ में क्या ले जा सकते हो, अपने गन को ले जा सकते हो, आपको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। और इन्हें बिना लाइसेंस के ही बंदूक मिल जाती है। अगर कोडागु यानी कुर्ग का अगर इनके पास रेजिडेंस है आपके पास, तो आपको भी ये बंदूक मिल जाएगी। अब देखिए क्यों, क्योंकि इनकी वीरता के कारण, ठीक है। और द रिवर कावेरी, अब देखो रिवर कावेरी फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, तो जो कावेरी नामक जो नदी है ना, वो कहां से निकलती है, तो आंसर होगा हिल्स एंड फॉरेस्ट, पहाड़ों से यानी पहाड़ियों से, एंड फॉरेस्ट और जंगलों से ऑफ कुर्ग, कुर्ग के। तो ये एक तो आंसर हो जाएगा कुर्ग से निकलती है, दूसरा कुर्ग की पहाड़ियों से और जंगलों से होकर के कावेरी नामक जो रिवर है ना वो निकली है। तो इसका आंसर आप कर लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं बेटा, ध्यान कर लेना, इन्हीं में से सारे क्वेश्चन की फैक्ट हैं। ये इनको आप पढ़ लोगे, लिख लोगे, 1 2 3 बार इसको पढ़ जाओगे तो समझ लीजिए आपका कायाकल्प हो गया। अब देखते हैं, अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स बर्ड्स एनिमल्स कैन बी सीन हियर, और यहाँ पर क्या क्या चीज देखी जा सकती है, प्लांट्स देखे जा सकते हैं, मकाबू जो बंदर हैं, ठीक है, बर्ड्स देखे जा सकते हैं, जानवर देखे जा सकते हैं, एलिफेंट है ना, इस तरह से। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर एलिफेंट बहुत पाए जाते हैं, ये बात ध्यान कर लेना, एलिफेंट्स, ठीक है। अ प्लेस ऑफर अ नंबर ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑफ टूरिस्ट, और जो कुर्ग नामक जो स्थान है ना, तो यहाँ पर अ नंबर ऑफ एडवेंचर्स के स्पोर्ट्स के प्रदान करता है, जो साहसिक गेम होते हैं ना, जैसे कि माउंटेन राइडिंग हमने पढ़ा था, है ना, या पर्वतीय झरने जो होते हैं, तो उसमें हम नदी में तैरते हैं, ठीक है, ये करना, ऊपर पहाड़ों पर रस्सी के जरिए चढ़ना, तो ये सारे स्पोर्ट्स हैं वहां के, टूरिस्ट है। और तिब्बती मंक्स, जो तिब्बत के जो साधु सन्यासी है ना, अमंग मैनी सरप्राइज, वहां पर ये इतना पवित्र स्थान है कि वहां पर योग साधना के लिए जो तिब्बती जो मंक है ना, बौद्ध धर्म को मानने वाले, वो साधु सन्यासी यहाँ पर क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और कभी कभार मिल जाते हैं तो समझ लो उनमें बहुत शक्ति होती है, उनमें एक तरह से दिव्य शक्ति होती है। अगर आपको वहां पर मिल गए, अगर उन्होंने बता दिया, आपका भविष्य बता सकते हैं, वो ऐसे होते हैं वहां पर। अब देखिए क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, देख जाना भैया, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडागु पीपल डिसेंट, पहला ही इस चैप्टर का खोलोगे तो पहली उसके तीसरा पैराग्राफ होगा, तीसरा यानी पहली 2 लाइन 3 लाइन होगी, फिर 2 3 लाइन होगी, तीसरे पैराग्राफ में ये लाइन दिया हुआ है, पूरा पैराग्राफ है, लॉन्ग बन जाएगा, किताब से देख लेना। अब आगे समझते हैं। अब अगला चैप्टर हम देखते हैं बच्चों, इसमें अगला चैप्टर क्या है, देखो इसका अगला चैप्टर क्या है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का तीसरा पार्ट। इसमें से मोस्टली क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही पूछ लिया जाता है और कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी चैप्टर है। कि द टी फ्रॉम आसाम बाई अनूप कुमार दत्त, ये किसके द्वारा लिखा गया है, बाई अनूप कुमार दत्त के द्वारा लिखा गया है। बात समझ में आ गई इतनी सी क्लियर। अब इसमें करेक्टर की बात करें तो मेन 2 करेक्टर है इसमें, एक तो प्रांजल हो गया, एक राजवीर हो गया, एक प्रांजल का पिता है, ठीक है, तो मिस्टर बरुआ, ठीक है, मिस्टर बरुआ नामक जो है ना, जो पिता है, ये 3 करेक्टर है। अब इसमें कहानी क्या बताइए कि जो एक 2 टी है ना, जो चाय का आविष्कार कहाँ खोज हुई थी, तो ठीक है, एक तो कहानी बताती है कि चाइना में इसका आविष्कार हुआ था, दूसरा कहानी क्या बताती है कि जो हिंदू जो सैंट था ना, उसने अपनी आंखों की लिड को काट लिया था और वो जमीन पर गिरी, तो उससे क्या हुआ, ब्लड से यानी कि चाय का पौधा हुआ। क्यों उसने काटी, क्योंकि वो ध्यान करता था ना, मेडिटेशन, तो मेडिटेशन के दौरान उसे नींद आती थी। अब जब नींद नहीं आने के लिए उसने पलकों को ही काट लिया। एक कहानी है इसके बारे में, तो इसके बारे में ये हम सीखेंगे, ठीक है। इसमें चाय के बारे में बताया गया है, असम के बारे में बताया गया है। तो देखिए प्रांजल और राजवीर है ना, दिल्ली में एक स्कूल में साथ साथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो राजवीर जो है यानी क्या करता है, प्रांजल जो क्या है राजवीर को इनवाइट करता है कि भाई चलिए कि अब की बार तुम क्या करेंगे, तुम मेरे गांव मेरे घर पर चलना, मेरे स्टेट, मैं तुम्हें अपना वहां दिखाऊंगा असम। तो यहाँ पर देखिए तो ये दोनों वहां की यात्रा कर रहे होते हैं, तो ये बताया गया है। देखो क्या कह रहे हैं इसमें, तो देखो बेटा इसमें देखो कि प्रांजल एंड राजवीर 2 कैरेक्टर की बात की, दोनों फ्रेंड है, ये दिल्ली में पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, दिल्ली में पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये दिल्ली में पढ़ते हैं। और इसके बाद में क्या, वर्क विजिटिंग, कहाँ की यात्रा कर रहे हैं, असम की, बाई ट्रेन, किससे कर रहे हैं, ट्रेन से। और वहां ट्रेन में क्या होता है, चाय गरम, साहे चाय गरम, इस तरह से। और एक पॉइंट और बता दूं कि भारत वर्ल्ड में लगभग 80,000 कप्स ऑफ टी
पर डे पिए जाते हैं, यानी 80,000 पूरे विश्व में 80,000 चाय के कप जो है पिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बन आ सकता है, तो ध्यान करना 80,000 कप्स। तो राजवीर वॉज बिजी लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी आउटसाइड द ट्रेन। और आपने देखा होगा जो गांव के शहर के बच्चे होते हैं उनके पास इतना खुला हुआ वातावरण तो होता नहीं है। तो राजवीर दिल्ली में रह रहा है तो उसने इतना खुला हुआ क्षेत्र नहीं देखा, तो राजवीर क्या कर रहा है, सुंदर सुंदर सीनरीज को देख रहा है ट्रेन से बाहर से, है ना, इस तरह से। ये भी हमने पॉइंट पढ़ा था किताब में। अब आगे देखेंगे, इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर एज फार एज आई कुर्सी। और राजवीर क्या देखता है कि जहां तक उसकी आंखें जाती है उसे हरियाली हरियाली नजर आती है। सॉफ्ट ग्रीन पैडी, यानी कि क्या देखता है वो, या पैडी धान के जो झाड़ियां है ना, धान देखता है, ठीक है। गिव अवे द टी बुशेस, जो उसे कहां से कहां तक ले जाती हैं, चाय की झाड़ियों तक, चाय के बागान तक, यानी चाय के पौधों तक। और असम हैज द लार्जेस्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे समझना कि असम जो है ना एज द लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो असम है ना सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन ध्यान रखते, यानी क्या रखता है, चाय की बागवानी रखता है असम में, ठीक है। विश्व की सबसे ज्यादा बागवानी कहाँ हो रही है, असम में हो रही है। वैसे आप जाओगे तो वहां पर भी है आपका श्रीलंका, ठीक है, इसमें भी है। तो चाइनीज सेड कि अब देखो चाइनीज लोग क्या कहते हैं कि भाई जो चाय है ना, हैव टू डिस्कवर टी, यानी कि चाइनीज आर सेड टू बी, चाइनीज लोगों के बारे में कहा जाता है कि जो चाय है वो चाइना में डिस्कवर की गई। और देयर इज, देखो दूसरी भी इसके बारे में बेटा कहानी है, देयर इज ऑल्सो एन इंडियन लीजेंड से, एक दूसरा उपाख्यान है। लीजेंड का मतलब होता है उपाख्यान, उपाख्यान, उपाख्यान का मतलब होता है स्टोरी, ठीक है, स्टोरी, ठीक है। तो ये ध्यान कर लेना, कहानी, जिसके बारे में कहा जाता है कि बुद्ध बौद्धि धर्म नाम का एक जो सन्यासी था ना, उसने चाय को क्या किया, खोजा था। उसी ने तो अपनी आंखें काटी थी, ठीक है, पलकें काटी थी, उसके कारण। ये भारत के बारे में बात हो गई। अब देखो कौन कौन से वर्ड जो चाइना से लिए गए हैं। फ्रॉम चाइना से टी केम आया, ठीक है, चाइना से क्या आई, चाय आई, और कहां पर पहुंच गई, यूरोप में पहुंची, यूरोपियन कंट्रीज में पहुंची, एंड देन टू द एशियन कंट्रीज। तो चाय का कैसे कैसे पहुंची, पहले चाइना में चली चाय, चाय चाइनीज लोग पीने लगे चाय को, फिर यूरोपियन पीने लगे, और फिर एशियन यानी कि हम लोग पीने लगे। अब देखो यूरोप में चाय किसके रूप में दी जाती थी, एक डोज के रूप में, दवा के रूप में दी जाती थी यूरोप में। ये नहीं कि हम पी रहे हैं यानी कि कप भर लिया पूरा पिए कप में, ऐसा नहीं था, वहां पर एक दवा के रूप में, ठीक है, एक डोज के रूप में दी जाती थी कि इससे आप पियोगे, है ना, यूरोप में। ये ध्यान कर लेना, यूरोप में चाय किसके रूप में पी जाती थी, एज अ डोज, ठीक है, एज अ ड्रग, एक दवा के रूप में, डोज के रूप में, क्लियर। इसके बाद अब प्रांजल जो है, यानी कि वहां पर स्टेशन पर पहुंचते हैं, असम पहुंच जाते हैं, और प्रांजल फादर मैनेजर हैं, क्या किसमें, प्रांजल के पिताजी क्या है, मैनेज क्या करते हैं, ढेकियाबाड़ी में, क्या है, टी गार्डन, किसके टी गार्डन में, ढेकियाबाड़ी के टी गार्डन में एक मैनेजर है, ये मैं अपना वो चलाते हैं, ठीक है, टी गार्डन। और देयर वर मैनी टी प्लकर्स, और वहां पर क्या है, बहुत से चाय को तोड़ने वाले, चाय की पत्तियों को, कहां से, अराउंड द टी बुशेस, चाय की झाड़ियों से। द बेस्ट टी इज ऑब्टेन्ड बिटवीन, हाँ ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि कौन सा, देयर वर मैनी हो गया, द बेस्ट टी ऑब्टेन्ड, सबसे अच्छी चाय, यानी कि जो प्राप्त की जाती है कौन से महीने में, मई से लेके जुलाई के महीने में, मई जून जुलाई 3 महीनों में ही जो चाय का जो पौधा होता है ना, प्लांट होता है, उस पर से जो पत्तियां होती हैं, तो उसमें मई से लेकर के जुलाई के उसमें आती है, यानी कि एक बार तोड़ ली, फिर दूसरे बार उसमें फूटती है पत्तियां, उसको तोड़ लिया, और तीसरी बार में हल्का रह जाता है, इस तरह से टिल इसके वो टूटते हैं। अब इसके व्हाट आर द वेरियस लीजेंड्स अबाउट द ऑर्गन ऑफ टी, तो ये क्वेश्चन बन गया, कौन कौन से हो गए, एक तो ऑर्गन क्या हो गया कि चाइनीज जो लोग है ना, पाठ हमने पढ़ा होगा, तो वहां का जो चाय का यानी चाइना का जो राजा था, तो वो उसकी एक आदत थी, वो गर्म पानी पीता था, ठीक है। तो क्या हुआ, एक बार ऐसे ही वो गर्म कर रहा था पानी को, तो चाय की जो ट्वेंस है ना, झाड़ मतलब टहनी, वो उसमें गिर गई, और उससे क्या हुआ, उसका फ्लेवर चेंज हो गया, स्वाद आ गया। तो जब से कहा जाता है कि चाइना में इसका आविष्कार हुआ। तो व्हाट ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया हैव बीन प्रेजेंटेड द लेसन व्हिच वन डे यू लाइक मोस्ट,
तो कौन सा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में तुम्हें सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा है, तो उसके बारे में आप डिटेल में लिख सकते हो कि आई लाइक द बेकर फ्रॉम इंडिया गोवा, इसके तो इसकी कहानी लिख देना। अगर ये वाला चैप्टर अच्छा लग रहा है तो इसकी लिख देना। जो समरी आपको याद हो ना, ये पेपर में क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना है। अगर क्वेश्चन नहीं आए तो आपको क्या करना, उसी से रिलेटेड उसी चैप्टर का क्वेश्चन मतलब समरी लिख देना, ठीक है, हर उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके। अब देखते हैं बेटा सबसे बेहतरीन इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें देखेंगे आगे हम जा रहे हैं कि इसका, तो मैं इसके बारे में बता रहा हूं, देखेंगे बेटा इसमें से कौन सा है। देखो मिजिबिलिटी ऑर्डर को मैं बाद में कराऊंगा, पहले मैं इसे देख रहा हूं, पहले मैं मैडम द इंपॉर्टेंट चैप्टर को करा रहा हूं आपको, है ना। तो देखो ये वाला यहां देखेंगे, मैडम राइड द बस बाई वल्लकानंद, ठीक है, बाई किसके द्वारा लिखा गया है, वल्लकानंद के द्वारा। ये समझ ध्यान कर लेना, सबको चैप्टर्स नेम और इनके ऑथर्स नेम लर्न होने चाहिए। तो देखिए इस स्टोरी में आपने पढ़ा होगा, कैरेक्टर की बात करें तो आपने जो वल्ली नामक जो एक कैरेक्टर लड़की है, जो करीब 8 साल की लड़की है ना, तो इस तरह से एक लड़की है, तो इसका क्या है इंट्रोडक्शन है, इसकी बहुत तीव्र इच्छा होती है कि वो शहर की यात्रा करे, है ना। तो आपने पढ़ा होगा कि बल्ली किस तरह से प्लान किया था, उसने योजना बनाई थी शहर की यात्रा करने के लिए बस से, और उसने कैसे अपने पैसे इकट्ठे किए थे, यानी किराए के बारे में कैसे जानकारी इकट्ठा ली, शहर के बारे में कि बस कैसे जाती है। तो उसने अपने मित्रों से, जो बड़े लोग जो शहर जा चुके थे उनसे भी उसने जानकारी इकट्ठा किया, और उसने 60 पैसे उसने कलेक्ट किए थे किराए के रूप में। तो बस का किराया एक तरफ से कितना था 30 पैसे, और दोनों तरफ से कितना हो गया 60 पैसे हो गया ना। अच्छा बस का समय कितना था, कितने घंटे में पहुंच जाती थी, तकरीबन 1 घंटे में वो बस पहुंच जाती थी शहर, और लौट भी आती थी 1 घंटे में, है ना। तो इस तरह से इसमें हमने पढ़ा था। तो इसमें देखेंगे द स्टोरीज अबाउट अ 8 ईयर ओल्ड गर्ल, एक 8 वर्षीय लड़की है जिसका नाम क्या है, वल्लिया माई, ठीक है, वल्ली माई, ठीक है, वल्ली माई है, तो इसको शॉर्ट में वल्ली था। शी वॉज वेरी क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है बच्चों जिज्ञासु, यानी वह बहुत ही उत्सुक थी, जिज्ञासी थी, किनके लिए, टू नो अबाउट थिंग्स, चीजों के बारे में जानने के लिए। तो वल्ली थी जो, ठीक है, वल्लिया माई जो थी ना, चीजों के बारे में जानने की बहुत उत्सुक होती थी, जैसे तुम लोग पढ़ने के उत्सुक होते बहुत कि मुझे ये भी ज्ञान मिले, ये भी ज्ञान मिले, इस तरह से, क्लियर। ऐसी ही वो भी लड़की थी। अब आगे अगला पॉइंट क्या है, हर फेवरेट पास टाइम, उसका सबसे फेवरेट प्रिय, और जो पास टाइम का मतलब होता है मनोरंजन खेल, वो क्या था, वॉज टू स्टैंड। ये क्वेश्चन बन जाएगा, इसको लर्न कर लेना, ये दोनों अच्छे पॉइंट है। स्टैंड क्या था कि टू स्टैंड एट द फ्रंट ऑफ डोरवे, दरवाजे के सामने खड़े हो जाना, ऑफर हाउस अपने घर के, एंड सी, और देखना, व्हाट वाज हैपनिंग, कि क्या घटित हो रहा है, इन द स्ट्रीट आउटसाइड, गली में बाहर, गली में बाहर क्या घटित हो रहा है वो, यानी उसका सबसे खेल मनोरंजक क्या था कि अपने जो मेन डोर था उसके पास, क्योंकि गली थी, सड़क थी, वहीं से बस निकलती थी, अब वहां से जाकर के गली में ऐसे खड़ी हो जाती थी और वो लोगों को देखती थी इस तरह से। इसके बाद में शी वुड वॉच द बस, वह बस को देखती थी, एंड पास्ड एवरी आवर, जो बस थी ना, दैट का मतलब होगा जो बस थी, रिलेटिव प्रोनाउन है ना, दैट या किसका काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का, ऐसे ही समझ लेना, है ना। पास्ड एवरी आवर, हर घंटे पर निकलती थी वो बस, फ्रॉम हर विलेज, उसके गांव से, टू द नियरेस्ट टाउन, कहां पर, जो उसमें नियरेस्ट यानी समीपी कोई कस्बा था, शहर था, उसके लिए। आगे की बात हम देखते हैं बच्चों, इसमें क्या है, शी डेवलप्ड अ डिजायर, जैसे जैसे उस बस को जब वो निकलती हुई जाती तो उसके मन में भी एक इच्छा जागृत हुई कि क्यों ना मैं शहर की यात्रा करूं, ठीक है, क्योंकि उसके साथी थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी शहर की यात्रा कर चुके हैं, तो उसके मन में भी एक इच्छा जागृत हो गई थी, डिजायर जो है ना, जागृत हो गई थी ये वाली डिजायर, है ना। किसकी डिजायर हुई थी, राइड द बस, राइड द बस का मतलब क्या होता है, बस से सवारी करने की, और बिकेम, और ये इच्छा जो है ना डीपेस्ट हो गई, बहुत गहरी इच्छा बन गई उसकी, तीव्र इच्छा, पैशन बन गया उसका, पैशन, ठीक है, यानी कि डीपेस्ट डिजायर को पैशन बोलते हैं, पैशन प्रोक बाइक का नाम सुना है ना, वही तीव्र इच्छा, पैशन, ठीक है। अच्छा वल्ली फाउंड आउट, अब बल्ली कैसे यात्रा करे, तो बल्ली ने क्या किया, इसकी जानकारी तो लेगी कि नहीं, तो बल्ली ने क्या किया, फाइंड आउट, पता लगाया, बल्ली ने पता लगाया डिटेल्स, विस्तार में, बस जर्नी के बारे में, बस की यात्रा के, बस की जर्नी के बारे में उसने पता लगाया। कैसे, अब ये क्वेश्चन बनेगा कि उसने
बस की यात्रा की डिटेल्स कैसे ली? तो इसका आंसर बेटा ये हो जाएगा, छोटा सा बिल्कुल छोटू आंसर। तो बाय लिसनिंग केयरफुली, यानी कि लिसनिंग में सुन करके, बाय लिसनिंग, ठीक है, सुन करके, केयरफुली सावधानी से, टू दी कन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्वर्सेशन मीन्स होता है वार्तालाप, बातचीतों को उसने यानी कि सुना। कोई बात करता था ना पास में, कहाँ शहर में आज मैं ऐसे गया, तो वो सुनती थी क्या चीज ऐसे करके। बिटवीन हर नाइबर्स, उसके जो पड़ोसी थे ना उनके बीच में, और जो रेगुलर रूप से बस की यात्रा करते थे, रोजाना बस से जाते थे, उनके और जो पड़ोसियों के मध्य जो बातें होती थी शहर के बारे में, उसको बारे में सारी उसने डिटेल ले ली कि भाई बस का इतना किराया लगता है, ऐसे ऐसे वो सारी बातें। शी केम टू नो, उसे पता चला कि द टाउन वॉज जस्ट 6 माइल फ्रॉम हर विलेज। क्वेश्चन आ जाएगा कि बल्ली के गांव से जो यात्रा थी शहर की, वो कितने माइल्स की थी? 6 माइल। एक 6 माइल में 3 किलोमीटर होते हैं, 3 किलोमीटर होते हैं, ध्यान कर लेना। तो ये कितने किलोमीटर हो जाएगा? 18 किलोमीटर, यानी कि 6 into 3 इक्वल टू 18। तो यानी कि बल्ली के गांव से शहर 18 किलोमीटर की दूरी पर था, ठीक है, या 6 माइल आंसर आ जाएगा। एंड अब गांव में क्या हुआ? और फेयर, और जो बस का जो किराया था ना, फेयर, फेयर मीन्स क्या होता है? किराया। जो बस का किराया था जर्नी का वॉज 30 पैसे, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वन वे। वन वे का मतलब क्या होता है? एक तरफ से, एक तरफ से बस का किराया कितना था? कितना था? यानी कि 30 पैसे। एंड द ट्रिप टुक 45 मिनट। और बस से, देखो इंपॉर्टेंट है की फैक्ट्स, इनको लर्न करते जाना भैया, लिखते जाना। द ट्रिप टुक 45 मिनट, और बस से शहर की यात्रा कितने मिनट में हो जाती थी? 45 मिनट में, राइट। इसके बाद बल्ली ने क्या योजना बनाई कि हर विजिट टू टाउन, उसने शहर की यात्रा करने की योजना बनाई। चलो भाई अब मैं भी यात्रा करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियर बात समझ रहे हैं ना? तो क्या हुआ कि सी सेव्ड, अब इसके लिए उसने क्या किया? बल्ली ने 60 पैसे, यानी कि कितने पैसे? 60 पैसे जो है ना, 60 पैसे उसने बचा लिए फॉर फेयर। किसके लिए? फॉर फेयर, किराए के लिए, ठीक है। टू फेयर नहीं होगा, फॉर फेयर होगा, किराए के लिए। और फाइनली ये अंत में क्या हुआ? एक दिन शी टुक द 1 o'clock, यानी कि बल्ली ने कौन सी बस पकड़ी? दिन में 1 बजे की बस, दिन में यानी कि 1 PM की, 1 PM वाली बस को क्या किया? पकड़ा शहर के लिए। 1 बजे जाने वाली बस को उसने पकड़ा, उससे गई। शी वॉज वेरी हैप्पी टू हैव गॉट इनटू द बस। जब बस में बल्ली चढ़ी तो कैसी थी? दुखी थी, हैप्पी थी, तो हैप्पी आंसर लिखेंगे, ठीक है, ये वाला। आगे समझते हैं। ऑन दी वे, रास्ते में बल्ली ने क्या क्या चीजें देखी? तो बल्ली ने क्या देखा? एक काव को देखा दौड़ते हुए इन फ्रंट ऑफ, बस के सामने। और सी क्लैप्ड, और बल्ली ने क्या किया? रास्ते में तालियां बजाई। और द काव केप्ट ऑन, और रनिंग, दौड़ती रही टूवर्ड द बस, बस के सामने, डिस्पाइट द कंटिन्यूइंग हॉकिंग, हॉर्न बजाने के बावजूद भी, ठीक है, बाय द ड्राइवर, ड्राइवर के द्वारा बार बार ऐसे हॉर्न बजाया जा रहा था। फिर भी क्या हुआ? बस के सामने वो गाय दौड़ती रही और बल्ली हंस रही थी। क्लियर? इसके बाद में अगला पॉइंट समझेंगे। अगला पॉइंट क्या है? देखो यहाँ पर बल्ली डिड नॉट गेट ऑफ द बस। बल्ली जब शहर पहुंच गई है बल्ली, लेकिन बल्ली बस से नहीं उतरी, ठीक है, जब वो शहर पहुंच गई। और सी ऑल्सो डिक्लाइन, और बल्ली ने वहां पर क्या किया? ऑफर कोल्ड ड्रिंक। जब बस कंडक्टर के द्वारा उसे कोल्ड ड्रिंक ऑफर की गई तो बल्ली ने उसे क्या कर दिया? डिक्लाइन कर दिया, लेने से मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्यों? मेरे पास पैसे नहीं है, नो थैंक्स, ऐसे बोला। तो एक्सेप्टेड नहीं होगा, डिक्लाइन होगा, रिफ्यूज होगा आंसर इसका। ऑन रिटर्निंग जर्नी, और लौटते समय बल्ली ने क्या देखा? इसका आंसर जाते समय तो बेटा ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला। ऑन द वे बल्ली सॉ द रनिंग, जाते समय। और आते समय जब शहर से वो लौट रही है तो उसने क्या देखा? उसी गाय को देखा, लाइंग डेड, मृत पड़े हुए रोड साइड पर। और सी प्लीजेंट, वह दुखी हो गई, किस साइड? इस तरह से जब गाय को उसने मरा हुआ वहां देखा तो बल्ली यह देख करके दुखी हो गई, राइट, बहुत ज्यादा दुखी हो गई, सैड हो गई। अब आगे समझते हैं बच्चों। इसके बाद में हम देखते हैं कि आगे का क्या है। देखो इसमें कंडक्टर हो गया, ऑन द जर्नी, रिटर्न जर्नी हो गया, द बस रीच द विलेज, गांव पहुंची। क्या कितने बजे लौट के आई बल्ली घर पर? बल्ली घर पर लौट के कितने बजे आई? एट 3:40, 3 बज के 40 मिनट पर। बल्ली कितने बजे गई है? 1 PM गई है।
ठीक है, लौट के कब आई है, यानी जो जाती कितने बजे है 1 PM, और बैक कम बैक कब होती है, कम्स बैक कब होती है 3:40 PM पर। ठीक है, ये ध्यान कर लेना। तो उसे कितना समय लगाया, आप इसमें से घटा लेना 2 घंटे 40 मिनट। कितने, 2 घंटे 40 मिनट। अब देखेंगे इसमें से कि इसके क्वेश्चंस हैं कि वाई डर द कंडक्टर कॉल वल्ली, मैडम ने उसने क्यों कहा, क्योंकि हमने पार्ट पढ़ा था, चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें सीधा सीधा था क्योंकि वह एक लाइक अ लेडी, शी वाज टॉकिंग लाइक अ लेडी, वह किसकी तरह बात कर रही थी, एक मैच्योर लेडी की तरह, मैच्योर लेडी की तरह, मिच्योर जो होती है ना, मिच्योर लेडी की तरह वो क्या कर रही थी, बात कर रही थी। एंड इवन द व्हेन शी नो अबाउट समथिंग ऑफन द अंडरस्टैंडिंग द कंप्लीटली कैन बी, तो हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं, वो समझदार थी क्या नहीं थी, एलैबोरेट करना है, बताना है इसके रेफरेंस में। तो जो कहानी है ना बस की, वो सारी इसमें आपको लिख देनी है। अब इसके बाद में बच्चों समझते हैं आगे अगला चैप्टर। इसके बाद में देखेंगे अगला चैप्टर आपका क्या कह रहा है कि हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, इस बात को ध्यान रखना भैया कि पेपर में आपको करना है। तो इसके जो एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, ठीक है, थिंकिंग अबाउट वाले क्वेश्चन, उनको पढ़ जाना, और सारे चैप्टर्स के थिंकिंग अबाउट वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनको ही पढ़ के जाना, क्योंकि पेपर वहीं से निकलने वाला है इस वर्ष का। और नहीं आए तो मेरे से बात कर लेना, कमेंट कर देना कि सर आप कह रहे थे, बिल्कुल थोड़ा सा घुमा देगा पर सेंस वही होगा, वही आंसर आएंगे बेटा, है ना, ध्यान कर लेना, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि हाँ। अब इसके बाद में समझना है हमें। अब देखेंगे सरमन एट बनारस बाई बेटी रेंसो, यानी कि किसने लिखा है ये चैप्टर। ये पहली बात तो सबको ये लर्न होना चाहिए कि किसने लिखा है, तो सरमन एट बनारस, देखो बेटा ये है ना, बेटी रेंसो ने लिखा है, बेटी रेंसो ने, है ना। तो इसके अब इसमें क्या कहानी है, बुद्धा की कहानी आपने देखा है, भगवान बुद्ध की कहानी है, और कीसा गौतमी की कहानी है। तो भगवान बुद्ध का जन्म कैसे था, यानी कि गौतम बुद्ध कैसे बने थे, तो इनका बचपन का नाम जो था ना सिद्धार्थ था। तो ये एक राज परिवार में पैदा हुए थे, भगवान गौतम बुद्ध जो है एक राज परिवार में यानी कि पैदा हुए थे कपिलवस्तु में, ठीक है। और ये जिनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब उन्होंने जब इनकी शादी होगी 12 वर्ष की आयु में ये भेज दिए शिक्षा के लिए, और वहां से जब ये 5 ईयर्स आफ्टर 5 ईयर्स रिटर्न हुए तो तकरीबन ये 17 साल या 20 साल की उम्र में ऐसे कमबैक होके आए, बताया है ऐसा। तो उसमें क्या होता है कि इनकी शादी कर दी जाती है, ठीक है, और इनके एक बेटा भी हो जाता है। इस तरह से ये फिर जब ये पहली बार अपने राजमहल से निकलते हैं तो वहां पर बहुत से लोगों को दुखी देखते हैं, बीमार लोगों को देखते हैं, दरिद्रता को देखते हैं, तो ये दुखी हो जाते हैं और सन्यासी रूप धारण कर लेते हैं, सत्य की खोज में निकल जाते हैं। तो यहीं से वही चीज कहा गया है। तो फर्स्ट टाइम गौतम बुद्ध ने क्या देखा कि गौतम बुद्ध ने देखा फर्नल प्रोसीजन, अंतिम क्रिया की जा रही थी, जो मृत होते हैं ना संस्कार उसका। और वहां पर देखा कि मंक बेगिंग फॉर आर्म्स, जो साधु लोग है ना वो भिक्षा मांग रहे थे। एल्म्स का मतलब होता है भिक्षा यानी भीख। साधु जो सन्यासी थे वो भीख मांग रहे थे, ये देख करके वो दुखी हो गए गौतम बुद्ध। और दिस सैड मूव्ड हिम, उन्हें विचलित कर दिया इतना कि शी डिसाइडेड बिकेम अ मंक, कि उन्होंने एक निर्णय ले लिया कि भाई अब मुझे जीवन में कुछ नहीं, मुझे साधु बनना है। और स्टार्टिंग मूविंग, और उन्होंने शुरू कर दिया इन सर्च ऑफ एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ज्ञान, ठीक है। यहां देखेंगे इसका मतलब क्या होता है ज्ञान, ठीक है। तो ये ज्ञान होता है, अरे क्या हो रहा है इसका लेन किया, ये समझिए, इसका मतलब क्या होता है ज्ञान, ये ज्ञान होता है बेटा, इसका मतलब है ना। अब आगे समझेंगे। ही स्टार्टेड मेडिटेशन, और उसने क्या कर दिया, उसने ध्यान करना शुरू कर दिया। और अंडर अ पीपल ट्री, किस पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे। भगवान बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, अंडर दी पीपल ट्री, ठीक है। और आफ्टर 7 डेज, कितने दिनों बाद, 7 दिनों के बाद, जब ये 7 वर्षों तक भटकते रहे तो इन्हें कहीं ज्ञान नहीं मिला, तो हार थक करके एक पेड़ के नीचे बैठ गए, पीपल के पेड़ के नीचे, और इन्होंने शपथ ले ली कि जब तक मुझे ज्ञान नहीं मिलेगा मैं इस पेड़ के नीचे से नहीं उठूंगा। तो 7 दिन के अंदर ही क्या हुआ, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, एनलाइटमेंट की, यानी ज्ञान, ठीक है, बोध यानी, ठीक है, ज्ञान की इन्हें क्या हो गई, प्राप्ति हो गई। एंड बिकेम
नॉन एज द बुद्धा, और ये भगवान बुद्ध के नाम से जाने लगे, ठीक है। और जो पीपल का पेड़ था ना, उसको किसके लिए, बोध ट्री के नाम से जाने लगा, ठीक है। उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। अब आगे समझते हैं। और बुद्धा प्रीच द हर फर्स्ट सरमन एंड, भगवान बुद्ध ने अपना पहला, प्रीच का मतलब होता है उपदेश, क्या होता है, उपदेश, यानी कि भाषण, उपदेश, उपदेश। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, सरमन एट दी बनारस में, किसमें दिया, बनारस में। वंस अ वुमन नेम्ड, एक बार क्या हुआ कि कीसा गौतमी नाम की एक जो महिला है ना, वो भगवान बुद्ध के पास जाती है, किसके लिए, गिव हर अ मेडिसिन, कि भगवान बुद्ध उसे क्या दें, दवा दें, ठीक है, मेडिसिन दें, क्यों दें, टू ब्रिंग हर डेड सन टू लाइफ, कि जो उसके मृत बेटे को क्या कर दे, जीवित कर दे। तो कीसा गौतमी का एक लौता बेटा था, वो मर गया। अब वो बेचारी क्या गई, कोई पागल सी हो गई कि वो दवा ढूंढने लगी, घर घर जाती है। तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो पागल होगी। उसे रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है, वो कहता है हाँ बहन, तुम्हारे बच्चे को एक व्यक्ति है जो जिंदा कर सकता है, वो दवा दे सकता है। तो भगवान बुद्ध का उसने नाम बताया, जे आती है वहां दवा लेने के लिए। तो भगवान बुद्ध ने उससे क्या कहा कि ठीक है, भगवान बुद्ध यानी कि बुद्धा टोल्ड हर टू ब्रिंग हिम हैंडफुल मस्टर्ड सीड, इंपॉर्टेंट की फैक्ट है ये। तो भगवान बुद्ध ने ईसा गौतमी से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम एक शर्त है, दवा जब भी बनेगी तुम ऐसा करना कि एक मुट्ठी भर, यानी हैंडफुल का मतलब होता है एक मुट्ठी भर मस्टर्ड, मस्टर्ड का मतलब सरसों, सरसों लेकर के बीज लेके आने हैं, सीड माने बीज होता है, फ्रॉम अ हाउस, एक ऐसे घर से तुम्हें बीज लेके आने हैं, वेयर नो वन हैड डाइड, जिस घर में अभी तक किसी की मृत्यु ना हो। तो ऐसा कोई घर है ही नहीं, जब अम्मा दादा पुरखे कोई ना कोई तो मरा होगा, ठीक है, या मित्र मरा होगा, सगे संबंधी मरे होंगे, कोई ना कोई तो मरा होगा। तो उन्होंने ऐसा कहा जिस घर में कोई मरा ना हो, कोई संबंधी ना मरा हो, कोई भी नहीं मरा हो, उस घर से बीज लेके आना, जब भी मैं तुम्हें दवा दे सकता हूँ। तो कीसा गौतमी ने तो सोचा कि बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुश होके वो जाती है कीसा गौतमी। लेकिन होता क्या है, कीसा गौतमी कुड नॉट गेट दीज द सीड्स, लेकिन कीसा गौतमी को बीज नहीं मिलते हैं, जैसा भगवान बुद्ध ने शर्त रखी थी। क्योंकि जिस घर में वो जाती है, उसी घर में जब वो पूछती है कि क्या तुम्हारे घर में कोई ऐसा प्रिय कोई मरा तो नहीं है, तो वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ जीवित तो कम है लेकिन मरने वालों की संख्या ज्यादा है, हमें हमारे दुखों की याद मत दिलाओ। इस तरह से क्या होता है, कीसा गौतमी डिड नॉट फाइंड एनीवन, कि कोई भी ऐसा घर या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं खोज पाती है, मिलता है उसे, जो क्या करता है, हु हैड नॉट लॉस्ट हिज फैमिली मेंबर, जिसने अपने परिवार का कोई सदस्य ना खोया हो, कोई भी सदस्य ना खोया, ऐसा घर उसे कोई मिला ही नहीं। अब आगे हम बेटा क्या समझते हैं, देखो आगे हम देखेंगे इसमें कि सी थॉट, और उसी थॉट, और कीसा गौतमी सोचने लगे कि सी वॉज रियली सेल्फिश, कि वास्तव में वह बहुत स्वार्थी है, इन हर ग्रीफ, अपने दुख में, ठीक है। क्योंकि डेथ वॉज कॉमन टू ऑल, क्योंकि मृत्यु तो सभी के लिए समान है। लेकिन ये थॉट उसके मन में कब आया, जब हार थक करके उसे कहीं मिलता नहीं है, तो जब शाम हो जाती है तो बैठ जाती है शहर के किनारे, और वहां से उस शहर की लाइटों को बुझता हुआ और जलते हुए जब देखती है तो सोचती है कि मनुष्य का जीवन भी ऐसे ही है, जो लाइट जलने का मतलब है जीवन और बुझने का मतलब मृत्यु, ठीक है। तो इसी तरह से कि मैं कितनी है कि मृत्यु, डेथ तो कॉमन है सभी लोगों को, सभी को मरना है, कोई जीवित नहीं रहना है। और यट फिर भी देयर ले पाथ, वहां पर एक मार्ग रहता है, दैट लेड मैन टू इमोरलिटी, यानी कि जो मार्ग है ना जिसे अमरता की ओर ले जाता है। इमोरलिटी का मतलब क्या होता है, अमरता, क्या होता है, अमरता की ओर ले जाता है। क्लियर सी बात हो गई। इफ अगर कब, इफ ही इंश्योर ऑल दी सेल्फनेस, अगर कोई व्यक्ति सरेंडर कर देता है, अपने स्वार्थ को त्याग देता है, ठीक है, अपने स्वार्थ को त्याग देता है, तो समझ लो वो व्यक्ति अमर हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद में समझते हैं, मरने के बाद भी लोग उसे याद करते हैं, तो वो अमर हो गया एक तरह से। बुद्धा टोल्ड दैट, बुद्धा ने उसे बताया, बुद्धा ने क्या बताया कि ह्यूमन लाइफ वॉज ब्रीफ, कि मानव जीवन तो कैसा है, संक्षिप्त है, ब्रीफ का मतलब छोटा, लघु, ठीक है, एंड पेनफुल, और बड़ा ही दर्द भरा है, यानी मानव जीवन में ही हमें क्या मिलता है, कष्ट मिलते हैं, दुख मिलते हैं। ऑल डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, और ये सभी क्या है, जीवन से चले जाते हैं, ठीक है। ऑल डिपार्ट, हम सब लोग है ना अपने जीवन को त्याग करके एक दिन चले जाते हैं, मर जाते हैं। अब आगे समझते हैं,
अगला की पॉइंट, ही हु इज ऑफ लेमेंसन, वह व्यक्ति जो अपने विलाप को त्याग देता है कि ये मेरा है, ये इसका है, इसको छोड़ देता है और ग्रीफ को छोड़ देता है, तो सेल है पीस ऑफ माइंड। तो ऐसा व्यक्ति, देखो सेल का यूज हो रहा है बेटा, वैसे आईओबी के साथ सेल आता है ना, ये कलर्ड फ्यूचर है, ठीक है, डेफिनेट है, अवश्य ही, इसका मतलब हुआ अवश्य ही, यानी कि सेल है मतलब मस्ट है, यानी वो अवश्य ही उसे क्या मिलेगी, शांति, मन की शांति मिलेगी। पीस ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है, मन की शांति, ठीक है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने विलाप को त्याग दे, ठीक है, अपने स्वार्थ को त्याग दे, अपने दुख को त्याग दे, ठीक है, तो उसे वन हु, आगे क्या कह रहा है, वन हु हैज ओवरकम सॉरो, एक व्यक्ति जो अपने दुख पर विजय पा लेता है ना, काबू पा लेता है, ओवरकम का मतलब जीत लेना, तो विल बी फ्री, ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है फ्रॉम सॉरो, किससे, दुख से, एंड बी ब्लेस्ड, और उसे ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। अब समझते हैं इसमें, ये क्वेश्चंस हैं आपके, देखिए बच्चों इसमें क्वेश्चंस कौन से, इन्हें ध्यान से देखना है कि हाउ डिड कीसागौतमी जो है ना, बुद्धा मेक कीसागौतमी अंडरस्टैंड, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, मैंने जो आपको बताया है ना, इन क्वेश्चंस को पढ़ के चले जाना, बस यही 3 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, यही, और 3 भी ना पढ़े तो आप ये 2 बन जाना, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर ये दिया हुआ है, तीसरे का ये वाला आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। व्हाट हैपेंड टू कीसागौतमी, कीसागौतमी के बेटे के साथ क्या हुआ था, इसी में मिल गया कि उसका चाइल्ड जो डाइड हो गया था, और ही कुड नॉट गेट एडवर्ड, वाई, क्यों नहीं पा सकी, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई मरा हुआ था, ठीक है। इसी में ये सारे की फैक्ट्स में ही आपके आंसर है, देख लेना इसे। अब प्रपोजल में देखेंगे, इसमें बहुत ही चैप्टर वैसा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं इसे। देखो इसमें हम क्या करेंगे, प्रपोजल में देखो इसमें एक कहानी है, इस कहानी को सुनना है। लोमोव और चुबोकोव, जो कौन है, लोमोव कौन है, चुबोकोव का एक पड़ोसी है, और वो क्या करता है, आस्क फॉर, आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, मांग करना, वो मांगता है चुबोकोव डॉटर्स नातालियाज हैंड, यानी कि जो लोमोव है ना, यानी कि चुबोकोव की बेटी से विवाह करना चाहता है, ठीक है। नाताल्या, जिसकी पुत्री का नाम क्या है, नाताल्या, नाताल्या किसकी बेटी है, नाताल्या किसकी बेटी है, इसकी बेटी है बेटा, इसकी, ठीक है, इसकी। तो वो क्या करना है, जो लोमोव है इस लड़की से शादी करना चाहता है, ठीक है। चुबोकोव गेट्स फिल हर एक्साइटमेंट, तो चुबोकोव है ना, तो अत्यधिक उत्साहित हो जाता है खुशी से, क्यों खुशी से उत्साहित हो जाता है, अरे भाई इतना अमीर है, जमींदार है, ये तो पैसे वाला भी है, तो यानी कि चलो मेरी लड़की इस घर में जाएगी तो अच्छी बात है, तो खुश होता है। अब होता क्या है इसके बाद, लोमोव की उम्र कितनी है, ये लोमोव है ना 35 साल का है, कितने का, 35 ईयर्स ओल्ड है, और ओल्ड जेंटलमैन है, ठीक है, 35 वर्ष का एक युवा है, और हु सफर्स फ्रॉम पैल्पिटेशन, जिससे क्या है, जो मिर्गी वगैरह आती है, दौरे पड़ते हैं, इससे पीड़ित है। गेट्स अपसेट वेरी इजीली, और बहुत ही जल्दी ये क्या होता है, परेशान हो जाता है, और डज नॉट स्लीप, और ये सोता भी नहीं है अच्छे से। तो ये किस बीमारी से ग्रसित है, तो या पैल्पिटेशन से, पैल्पिटेशन नामक डिजीज से पीड़ित है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, यानी कि लोमोव के अनुसार, नाताल्या इज एवरेज क्या है, लुकिंग, नाताल्या क्या है, ज्यादा सुंदर नहीं है, एंड गुड हाउसकीपर, लेकिन कैसी है, एक अच्छी पत्नी हो सकती है, कहने का मतलब गृहिणी, हाउसकीपर का मतलब घर गृहस्थी को चलाने वाली, ठीक है। तो ये उसकी सोच है, आगे समझते हैं। इसके बाद वाइल टॉकिंग अबाउट दी प्रॉपर्टी, अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो लोमोव कैसा है, समाव मेंशन ऑक्जेन मिडोज, यानी लोमोव कौन है, इनका मालिक है ऑक्जेन मिडोज का, ठीक है, बहुत बागवान है इसके पास, और अर्लियर वॉज अ डिप्यूटेड प्रॉपर्टी, और इससे पहले भी इसके पूर्वजों के पास जो है ना प्रॉपर्टी है, लेकिन अब भी उसकी है ना। और नाताल्या बिलीव, नाताल्या विश्वास करती है कि ऑक्जेन मिडोज है ना, ये पहले इनके पास चली गई है, अब इनकी रखवाली कौन कर रहा है, नाताल्या का पिताजी चुबोकोव, तो ठीक है, मिडोज बिलोंग टू हिज फैमिली, तो नाताल्या क्या सोचती है कि भाई ये प्रॉपर्टी तो हमारी है, क्यों, जैसे हम जमीन किसी को बेच पर देते हैं, 50 साल 100 साल तक वही करते रहे एक ही लोग, तो जो आने वाली जो नस्लें है ना, तो वो तो ये सोचेंगे हमारी जमीन है, बात समझ रहे हो ना। इसी तरह से तो ये इनके परदादाओं ने इनको जमीन दे दी थी कि भाई तुम इस पर करते रहो, ठीक है, क्योंकि इनके पास बहुत सारी हजारों बीघा जमीन थी,
तो इन्हों में दे दी, तो यानी ऐसा है। तो इस तरह से नाताल्या का सोचती है भाई ये तो हमारी जमीन है, तुम्हारी है ही नहीं। तो इन बात पर क्या होता है, दोनों में डिस्कशन होता है और झगड़ा होता है। और चूबू को क्या करता है, यानी कि इंटरफेयर करता है, और लोमोब को क्या कहता है, मैरिज के लिए प्रपोजल देता है फॉर नाताल्या के लिए, विच सरप्राइज नाताल्या, जिससे क्या हो जाती है, नाताल्या भी सरप्राइज हो जाती है। शी इमीडिएटली रिग्रेट्स, और नाताल्या फिर क्या करती है, पश्चाताप करती है, सेंडिंग हिम आउट, उसे भेज करके कहती है जाओ तुम मेरे घर से जाओ, यानी कि इस तरह से निकाल देती है उसे। तो इसके बाद में क्या होता है कि जब लोमो जो लौटता है घर से, तो दे इंटर इनटू द अनदर आर्गुमेंट, तो अब लोमो होता है तो फिर से उनमें झगड़ा शुरू हो जाता है, किसके ऊपर, उनके डॉग के ऊपर, ठीक है। तो माने कि चलो पहले तो अब मेरे इसके साथ शादी हो रही है, तो नाताल्या भी खुश हो जाती है, लेकिन जब फिर नाताल्या और लोगों में झगड़ा होता है कि नहीं तुम्हारा कुत्ता किस नस्ल का है, मेरी जो ब्रीड है ना डॉग की वो दूसरी सर्वश्रेष्ठ है तुम्हारे कुत्ते से, तो इस बात के लिए उनमें झगड़ा होता है। एवरीवन गेट्स हाइपर, ठीक है, हाइपर हो जाते हैं, फॉल्स ड्यू टू द पैल्पिटेशन, और पैल्पिटेशन के कारण लोमो क्या है, गिर जाता है, ठीक है, चक्कर आ जाते हैं और उसे हार्ट अटैक सा आता है, ऐसे कहता है। इट इज ओनली व्हेन द लोमो मूव द लिटिल बिट, थोड़ा सा उसे क्या करता है, मूर्छित होता है, एंड फीड हिम सम वाटर, उसे कुछ पानी पिलाते हैं वे, और चोवो फोर्सफुली हैंड्स ओवर नाताल्या's हैंड टू हिम, और अंत में क्या होता है, चोवो को जो है ना अपनी पुत्री नाताल्या का हाथ लोमो के हाथों में दे देता है, यानी उनको आशीर्वाद देता है, और शादी के लिए रेडी हो जाते हैं। और फिर इसके बाद लोमो क्या करता है, स्टिल फ्यूली कॉन्शियस डज नॉट अंडरस्टैंड, लोमो फिर भी नहीं समझ पाता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या होने जा रहा है। व्हेन द फाइनली कम्स टू हिज सेंसेस, जब उसे होश आता है, तो ही एक्सप्रेस हिज एक्साइटमेंट, तो वह अपने जो जोश है ना उसका उत्साह, उसको क्या करता है, प्रस्तुत करता है, अभिव्यक्त करता है, किस नाताल्या हैंड, और वो नाताल्या के हाथों को चुम्बन लेता है। नाताल्या क्या होती है, बीइंग चाइल्डिश, वो भी बच्चे जैसी हरकत करती है, और क्या होता है, एक बार फिर से स्टार्ट क्वारलिंग, फिर से उनमें झगड़ा शुरू हो जाता है। तो इसमें यही कहानी है, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये पॉइंट्स आपको देख लेने हैं और कुछ नहीं है। जमींदार है, दोनों में लड़ाई होती है, बस इतना है। अब मैं इसके बाद में देखते हैं तो क्या करेंगे, तो आगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम जो है इतना ही इसमें चलाएंगे, चैप्टर का स्टडी कर रहे हैं। इसका 1 चैप्टर और है आपका, ठीक है, मिजविल दी ऑर्डर, उसको अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा, कल जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें, और उसमें आप फुटप्रिंट से भी होंगे चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का ही अब स्टडी करेंगे उसमें। और फिर उसके बाद एक ग्रामर का हम लाएंगे, कि आपको ग्रामर तो समझिए आपके मार्क्स आउट ऑफ आउट आने वाले हैं उसमें, क्योंकि वो ट्रिक्स बताऊंगा कि 1-1 क्वेश्चन जो आते हैं ना वो भी आप करोगे, इसको करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो बच्चों हमारा ये आप हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है हमारा, तो यानी कि लॉर्ड विनायक क्लासेस के नाम से, इंस्टाग्राम चैनल है हमारा लॉर्ड विनायक क्लासेस के नाम से, और फेसबुक आईडी जो हमारा है लॉर्ड विनायक क्लासेस, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7300681757, इस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और मैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।